नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे जो हमें दिखाती है कि कैसे शुरुआती जिंदगी की बड़ी बड़ी ठोकरों और असफलताओं को पार करके सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी में गोता लगाते हैं। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा सवाल है, एक जीनियस आखिर बनता कैसे है? क्या दुनिया के सबसे महान दिमाग सिर्फ जन्म से ही टैलेंटेड पैदा होते हैं, या फिर उनकी ये प्रतिभा कड़े संघर्ष, चुनौतियों और एक ना खत्म होने वाली जिज्ञासा की भट्टी में तपकर निखरती है? हमारी आज की चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। आइंस्टाइन की ये कहानी उन सभी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ देती है जो ये मानती हैं कि सफलता सिर्फ पैदाइशी खूबियों पर टिकी होती है। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। जिस इंसान के दिमाग को आज पूरी दुनिया एक मिसाल मानती है ना, बचपन में उनके हालात बिल्कुल अलग थे। 1879 में जर्मनी में जन्मे आइंस्टाइन ने लगभग 4 साल की उम्र तक तो बोलना ही शुरू नहीं कटक बोलते थे। उनके माता पिता उनके दिमागी विकास को लेकर सचमुच डरे हुए थे। आसपास के लोगों ने और समाज ने तो उन्हें शुरुआत में ही मंद बुद्धि या एक बहुत ही डल बच्चा मान लिया था। जरा इमेजिन कीजिए, उनके अपने स्कूल के हेडमास्टर ने उनके बारे में कहा था, ये लड़का जीवन में कभी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा। सीरियसली, ये शब्द थे उनके। ये एक बहुत ही कठोर और दिल तोड़ने वाला असेसमेंट था। इससे साफ पता चलता है कि उस समय का एजुकेशन सिस्टम उनके कितना खिलाफ था। लेकिन खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं, शुरुआत में लोग क्या सोचते हैं वो किसी का भी फ्यूचर तय नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उस वक्त के स्कूलों का माहौल काफी स्ट्रिक्ट था। वहां बस रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था। और आइंस्टीन, उन्हें यह सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके अंदर चीजों को गहराई से समझने, उनके पीछे का क्यों जानने की एक भयंकर भूख थी। वो अपने टीचर से ऐसे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछते थे कि टीचर्स उनसे चिढ़ जाते थे। ये मान लीजिए कि एक तरफ था अंधा अनुशासन मांगने वाला सिस्टम और दूसरी तरफ था एक ऐसा दिमाग जो ज्ञान की असली गहराई मापना चाहता था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले अहम पड़ाव की, जिज्ञासा की चिंगारी। तो बात तब की है जब आइंस्टाइन करीब 5 साल के थे। वो बीमार थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। तब उनके पिता ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें एक आम सा मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया। अब किसी भी और बच्चे के लिए वो बस एक नॉर्मल सा खिलौना होता है ना, लेकिन छोटे एल्बर्ट के लिए वो किसी जादू से कम नहीं था। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल अटका था, इस सुई को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऐसा कौन सा अदृश्य बल है जो काम कर रहा है? कंपास को किसी भी तरफ घुमा लो, उसकी सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही जाकर रुकती थी। वहां कोई धागा नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी कुछ तो था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। बस इसी एक पल ने उनके अंदर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की वो आग लगा दी जो ताउम्र नहीं बुझी। लेकिन क्या इसके बाद सब कुछ आसान हो गया? बिल्कुल नहीं। अब आता है हमारा दूसरा पड़ाव, संघर्ष का दौर। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो मुश्किलें 1895 में शुरू हुई, जब आइंस्टाइन ज्यूरिच पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस परीक्षा में पहली बार में ही फेल हो गए। जी हां, फेल, क्योंकि वो मैथ्स और साइंस को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए। फिर 1900 में जैसे तैसे ग्रेजुएशन पूरा किया तो कोई उन्हें नौकरी देने को तैयार नहीं था। फाइनली लंबी जद्दोजहद के बाद 1902 में उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में एक 3rd क्लास क्लर्क की नौकरी मिली। सोचिए जरा, फिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा नाम एक 3rd क्लास क्लर्क की कुर्सी पे बैठा था। दिन के समय वो एक 3rd क्लास पेटेंट क्लर्क थे जो दूसरों के आविष्कारों की फाइलें चेक करते थे। लेकिन मजे की बात देखिए, उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो फटाफट अपना ऑफिस का काम खत्म करते और फिर उसी क्लर्क वाली डेस्क पर बैठकर ब्रह्मांड, प्रकाश और समय जैसी जटिल चीजों पर अपने प्रयोग और थ्योरीज लिखते रहते थे। परिस्थितियों का रोना रोने के बजाय उन्होंने अपने हर एक खाली पल का पूरा फायदा उठाया। और फिर आया 1905, विज्ञान के इतिहास का वो साल जिसे चमत्कारिक वर्ष या द मिरेकल ईयर कहा जाता है। और थ्योरीज लिखते रहते थे। परिस्थितियों का रोना रोने के बजाय उन्होंने अपने हर एक खाली पल का पूरा फायदा उठाया। और फिर आया 1905, विज्ञान के इतिहास का वो साल जिसे चमत्कारिक वर्ष या द मिरेकल ईयर कहा जाता है। 1905 में आइंस्टाइन सिर्फ 26 साल के थे और उस एक साल में उन्होंने 4 ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसा अचीवमेंट था जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। ना कोई बड़ी लैब, ना कोई प्रोफेसर की कुर्सी, फिर भी इस इंसान ने अकेले दम पर मॉडर्न फिजिक्स की पूरी नींव ही बदल डाली। और इन्हीं रिसर्च पेपर्स में से एक से निकला विज्ञान का सबसे मशहूर फॉर्मूला,
E=mc²। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो ऊर्जा और द्रव्यमान यानी एनर्जी और मास एक दूसरे में बदल सकते हैं। इस एक सिंगल आइडिया ने साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। वो क्लर्क जिसे कोई स्कूल नौकरी नहीं देना चाहता था, अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। और इसी शानदार काम के लिए आगे चलकर 1921 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो इस पूरी जर्नी से हमें क्या समझ आता है, आइए देखते हैं। एक जीनियस से मिली सीख। आइंस्टाइन का ये कोट देखिए, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बस समस्याओं के साथ अधिक समय तक जुड़ा रहता हूं। ये बात बॉर्न जीनियस वाले पूरे मिथक को एक झटके में तोड़ देती है। वो खुद को कोई सुपर ह्यूमन नहीं मानते थे। उनकी महानता का असली राज उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि नहीं, बल्कि उनका धैर्य था। किसी प्रॉब्लम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाने की उनकी वो जिद थी। उनका एक और बहुत ही फेमस कोट है, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये उस पुराने रट्टा मारने वाले सिस्टम पर सीधा वार है जिसने बचपन में उन्हें इतना परेशान किया था। देखिए, फैक्ट्स और नॉलेज अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन बड़े सपने देखना, नई पॉसिबिलिटीज सोचना और सबसे जरूरी क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछना, ये सब रटे रटाए ज्ञान से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर हम उनकी पूरी लाइफ को समराइज करें तो ये 3 स्टेप्स सामने आते हैं। पहला, गहरी जिज्ञासा को अपनाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उस कंपास को देखकर किया था। दूसरा, समाज क्या नेगेटिव बोल रहा है उसे इग्नोर करें, जैसे उन्होंने उस हेडमास्टर की बात को किया। और तीसरा, जो भी करंट सिचुएशन है उसका मैक्सिमम यूज करें, जैसे पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए उन्होंने ब्रह्मांड के नियम खोज निकाले। महान बनने के लिए किसी एकदम परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं होती, बस सीखने की इच्छा और कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड चाहिए। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर दुनिया के सबसे महान दिमाग को भी कभी फेलियर और मंद बुद्धि माना गया था, तो आज हमारे आसपास या शायद खुद हमारे ही अंदर ऐसी कौन सी छिपी हुई क्षमता है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असफलता किसी सफर का अंत नहीं होती, बल्कि वो तो महानता की पहली सीढ़ी है। इसी थॉट के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यही खत्म करते हैं। ज्ञान और प्रेरणा की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत